हेलो स्टूडेंट्स। तो वेरी वेरी वार्म वेलकम सबको। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो जैसा कि एमएसएम सर ने आपको बताया था कि हम लोग आपके लिए एक सेतु बैच लेकर आए हैं। और सेतु का मतलब आपको पता है, ब्रिज। अगर आप समझें इस बात को कि बहुत बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमारा 11th जो है वो उस तरीके से हुआ नहीं जिस तरीके से हम करना चाहते थे, और इसकी वजह से हमारा 12th में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो इसी वजह से हम लोगों ने ये प्लान किया कि वो सारे टॉपिक्स जो बच्चों के लिए 11 से 12 जाने में या 12th में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या रैदर आप कह सकते हो कि अगर आपको ये नहीं आता है तो आप कहीं ना कहीं 12th में थोड़ा लैग करोगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सेतु कोर्स डिजाइन किया। और आज मैं शिशिर कुमार, आपका फिजिकल केमिस्ट्री का ट्यूटर, तो मैं आज आपका यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सा चीज जो 11th में अपन पढ़ते हैं और जो चीज हम थोड़ा टफ मानते हैं, जो कि टफ है नहीं, आज अपन देखेंगे इस बात को। और उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है क्लास 12th के चैप्टर्स में। तो बेसिकली आज अपन वही स्टार्ट करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स, और इसमें आज बेसिकली अपन दो चीजें देखने वाले हैं, एक मोलैरिटी और एक मोलैलिटी, क्योंकि ये दो सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो कि आपको बार बार देखने को मिलेंगे हर चैप्टर में। तो मैं जो बताता जाऊं उसको आपको फॉलो करना है, उसको आपको सुनना है। जैसे मैं क्वेश्चन को अप्रोच करता हूं, बेटा आप लोग ये समझे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना नहीं, क्वेश्चंस को टैकल करना। अगर मैं कम पढ़ाई में ज्यादा रेंज ऑफ क्वेश्चंस को टैकल कर पा रहा हूं, दैट मींस आई एम वर्किंग इन अ स्मार्ट वे। तो हमें वही करना है। तो आपको इस चीज पे भी ध्यान रखना है कि मैं कैसे क्वेश्चंस अप्रोच कर रहा हूं। आफ्टर टेलिंग यू द डेफिनेशन, कि बताने के बाद कि ये डेफिनेशन है, क्वेश्चंस कैसे अप्रोच किए जा रहे हैं, ये बहुत ध्यान से आपको इस वीडियो में देखना है। और पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है बिफोर माई सोल्यूशन, कि आप खुद भी उसको करने की कोशिश करें। तो सबसे पहली चीज है, व्हाट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। भाई कंसंट्रेशन टर्म होता क्या है? तो कंसंट्रेशन टर्म का इस्तेमाल कहां होता है, ऐसा सोचते हैं अपन। तो आपको पता है कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, कि आप किसी चीज की वो बता रहे हो वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है सॉल्वेंट के अंदर। तो बेसिकली ये जो टर्म है कंसंट्रेशन टर्म, ये डिफाइन होता है सॉल्यूशंस के लिए। अब भाई सॉल्यूशन क्या है, हमारे दिमाग में आएगा व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को समझने का तरीका क्या है? सॉल्यूशन होता है मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। और ये मिक्सचर होना कैसा चाहिए? दिस मिक्सचर शुड बी होमोजेनस। तो ये पॉइंट आता है भाई, होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर का मतलब हुआ कि जैसे हम चीनी मिला रहे हैं पानी में, हम नमक मिला रहे हैं पानी में, तो हमें क्या दिखता है भाई, कि पूरे के पूरे पानी में नमक जो है वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होता है, या चीनी जो है वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होता है। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? होमोजेनस। और अगर उसी पानी में हम क्या मिलाएं, मिट्टी मिलाएं, तो क्या होगा? मिट्टी मिलाएंगे तो नीचे की तरफ मिट्टी ज्यादा होगा, ऊपर की तरफ मिट्टी कम होगा, यानी वहां कॉम्पोजिशन जो है आपका यूनिफॉर्म नहीं है। तो वैसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं हेट्रोजेनस। तो हमारे लिए जो मिक्सचर इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन में, दैट इज इट शुड बी होमोजेनस मिक्सचर। वो क्या होना चाहिए बेटा? होमोजेनस मिक्सचर। दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा सब्सटेंस भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशंस जो होते हैं उनमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं? दो कंपोनेंट, जिसमें से एक को बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरे को बोलते हैं सॉल्वेंट। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बाइनरी सॉल्यूशंस है। और बाइनरी सॉल्यूशंस में भी हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब उसमें दो कंपोनेंट्स अपन देखेंगे, वन इज सॉल्यूट एंड वन इज सॉल्वेंट। तो अब आ जाते हैं कि होमोजेनस का मतलब मैंने आपको बता दिया, मींस यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं पे ज्यादा है सॉल्यूट कहीं पे कम है, तो उसको हम लोग हेट्रोजेनस बोलते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट, अब देखो इसमें कि सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है। तो अगर मैं बोलूं कि अपने पास पानी है, ये हमने पानी ले लिया और इसमें हमने बाहर से चीनी मिलाया। अब चीनी सबको पता होना चाहिए, खा खा के बड़े हुए हैं अपन। क्या होता है भाई साहब? तो चीनी होता है ग्लूकोज विच इज C6
H12O6। अब इसको आप इसमें मिलाओगे तो यहां पर अब आप सोचो कि एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। जो ए है वो यहां पर क्या कर रहा है, 10 ग्राम चीनी मिला रहा है, 10 ग्राम ग्लूकोज मिला रहा है इतने ही पानी में, मान लो 1 लीटर पानी है। और बी जो है वो 100 ग्राम ग्लूकोज मिला रहा है इतने ही पानी में। तो 1 लीटर में एक ने मिलाया 10 ग्राम और एक ने मिलाया 100 ग्राम। अगर हम कायदे से देखें तो सॉल्यूशन तो सेम है। सॉल्यूट क्या है, चीनी, और सॉल्वेंट क्या है, पानी। तो इस केस में भी ए ने भी जो बनाया उसमें सॉल्यूट ग्लूकोज है, सॉल्वेंट पानी है। बी ने भी बनाया उसमें भी सॉल्यूट ग्लूकोज है, सॉल्वेंट पानी है। लेकिन आप सब जानते हो, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सबको पता है कि क्या ये दोनों सॉल्यूशंस जो बनेंगे, मान लो ये सॉल्यूशन बना ए वाला और इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं, ये सॉल्यूशन बना आपका बी वाला। अगर आपसे पूछा जाए क्या इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, तो आपको पता है कि जहां 100 ग्राम मिलाया गया है वहां मिठास ज्यादा होगी और जहां 10 ग्राम मिलाया गया है वहां मिठास कम होगी। यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट भले ही सेम हो, यह जरूरी नहीं कि उनकी प्रॉपर्टी भी सेम आए। तो प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए अगर हम सॉल्यूशन के क्या करना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम यह बताएं कि यहां पे हमें दिख रहा है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में कम है और यहां पर देख रहे हैं तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट में ज्यादा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो गया, यह बताना कि सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है, यह नहीं, कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्वेंट में, यह बताना बहुत जरूरी होता है। तो हम बोल सकते हैं यह थोड़ा कम स्वीट होगा और ये थोड़ा ज्यादा स्वीट होगा। यानी सेम सॉल्यूट और सेम सॉल्वेंट रखने के बाद भी प्रॉपर्टी सेम नहीं आती और इसी वजह से ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब हम देखें कंसंट्रेशन टर्म बताता क्या है। तो कंसंट्रेशन टर्म आपको बेसिकली बताएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें कंसंट्रेशन टर्म ये बताएगा कि कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स की इंफॉर्मेशन होती है जो हमें मिलती है। अब कंसंट्रेशन टर्म में, अब ये हमेशा नहीं होता है, ये अपन देखेंगे आगे, एकमात्र कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें सॉल्यूशन में नहीं बताते अपन बताते हैं सॉल्वेंट में। तो उसको मैं यहां पे थोड़ा सा स्टार मार्क कर देता हूं ताकि आप इसको ध्यान रखें कि ये वाला एकमात्र कंसंट्रेशन टर्म है। बाकी सब में आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में बताते हैं, इस वाले कंसंट्रेशन टर्म में आप बताते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये एकमात्र कंसंट्रेशन टर्म है जहां पर आप सॉल्यूट का अमाउंट गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में बताते हैं। बाकी आप कोई भी कंसंट्रेशन टर्म ले लें, इन सब में आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में बताते हैं। तो ये अंतर ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस डेफिनेशन को दिमाग में रखना। और इस चैप्टर में या इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट, या आप कह सकते हो जब आपको पता ही नहीं होगा डेफिनेशन क्या है तो हम सवाल कैसे बनाएंगे। तो पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो डेफिनेशन क्या है। भाई हम इतने सारे कंसंट्रेशन टर्म देखेंगे और बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म है नहीं, कुछ ही इंपॉर्टेंट है जिनको अपन बहुत डिटेल में देखेंगे आज। तो उन कंसंट्रेशन टर्म्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि भैया डेफिनेशन क्या है और फॉर्मूला क्या है। तो दो पार्ट्स में अपन सारे कंसंट्रेशन टर्म को देखेंगे, व्हाट इज देयर डेफिनेशन एंड व्हाट इज देयर फॉर्मूला। बहुत लोग बहुत सारे फॉर्मूलाज बनाते हैं अपन, लेकिन उसी डेफिनेशन और एक फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जिसको अपन बोलते हैं मोलैरिटी, जिसको क्या बोला जाता है, मोलैरिटी। तो भाई मोलैरिटी क्या है। तो अगर आप कहीं भी कोई भी सॉल्यूशन, जैसे लैब में हम लोग बहुत बार एक्सपेरिमेंट करने के दौरान बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं जैसे कि H2SO4, NaOH, HCl। अगर आपने ध्यान दिया हो, कभी भी लैब गए हो और अगर आपने देखा हो तो उन पे उनका कंसंट्रेशन टर्म लिखा रहता है।
तो वही कंसंट्रेशन टर्म जनरली जो लिखा रहता है उसे मोलैरिटी बोला जाता है। अब मोलैरिटी होता क्या है? तो बहुत ही सिंपल सी चीज मैंने बताया, दो तरीके से अपन इसको देखेंगे, एक डेफिनेशन और एक फॉर्मूला। तो पहला पार्ट है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या बोलता है? डेफिनेशन बोलता है भाई साहब ये नंबर ऑफ मोल्स बताएगा 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो मोलैरिटी हमें क्या बताता है भाई साहब? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो दिस इज बेसिक डेफिनेशन कि मोलैरिटी गिव्स यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो फॉर्मूला क्या बताता है? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किस में? लीटर में। तो ये दो तरीका है, एक है आपका डेफिनेशन और एक है आपका फॉर्मूला। और हम देखेंगे कि क्वेश्चंस बनाने के लिए यही दो तरीका अपन यूज करते हैं। डेफिनेशन वाला लेटर ऑन देखेंगे, जब हमें एक से दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में जाना होता है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। मोस्टली अभी हम जितने क्वेश्चंस बनाएंगे वो सारे क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे बस एक सिंपल से फॉर्मूले से कि मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मैंने और आपको फिर से ध्यान दिला दे रहा हूं कि सारे कंसंट्रेशन टर्म्स में किसको छोड़ करके, जल्दी से बताइए, किसको छोड़ करके? मोलैलिटी को छोड़ करके सारे कंसंट्रेशन टर्म्स में डिनोमिनेटर में क्या होता है? सॉल्यूशन। तो यहां पर भी देखो किसकी प्रॉपर्टी है? सॉल्यूशन की। तो आप बोल सकते हो कंसंट्रेशन टर्म्स जनरली होते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट बाय प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन एक्सेप्ट मोलैलिटी, जिसको स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें हो जाता है प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट बाय प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। अब प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है, मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, एनीथिंग। सो बेसिकली वो डेफिनेशंस में, तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये अपन ध्यान रखें कि भाई साहब क्या है कि मोलैलिटी ही एकमात्र है जिसमें डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आता है, अदरवाइज सारे कंसंट्रेशन टर्म्स में डिनोमिनेटर में क्या आता है? सॉल्यूशन। अब इसमें ब्रॉडली अगर और देखा जाए तो कंसंट्रेशन टर्म्स को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट्स में। एक होता है मास अपॉन मास कंसंट्रेशन टर्म, और एक होता है मास अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म। अब मास बाय मास आपको पता है कि मोल्स और मास इंटर रिलेटेड होते हैं। आपको पता है मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास, और मोलर मास आपको पता है क्या है? सारे स्पीशीज का मोलर मास कैसा है? कांस्टेंट है। तो मोलर मास अगर कांस्टेंट है तो मोल्स और मास मोर और लेस रिलेटेड या डिपेंडेंट क्वांटिटी, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मतलब एक फिक्स कर दो तो मास फिक्स हो जाएगा, मास फिक्स कर दो तो मोल्स फिक्स हो जाएगा, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो अगर मैं मास बाय मास बोल रहा हूं तो आप इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं मोल्स बाय मास भी लिख सकते हैं, और इसको आप क्या लिख सकते हैं? मोल्स बाय मोल्स भी लिख सकते हैं। तो ये तीन टाइप से डिफाइन किया गया है, मास बाय मास, मोल्स बाय मास, या मोल्स अपॉन मोल्स कंसंट्रेशन टर्म। और अगर हम यहां देखें तो यहां पे वॉल्यूम को तो आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, तो केवल मास है उसको मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां दो तरीके के कंसंट्रेशन टर्म देखने को मिलते हैं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम और मास अपॉन वॉल्यूम। तो अभी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है अपने को, ये सारी चीजें अपन जब पढ़ेंगे तो और सीधे सीधे आता रहेगा, तो इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं। अभी बस मैंने बताया दो टाइप के कंसंट्रेशन टर्म है। हाँ, सोचने की बात यह है कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब ये बताओ कि इन दोनों में, लेट इट बी मास बाय मास और मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म में, बेटर या अच्छा कंसंट्रेशन टर्म कौन सा है? कौन सा ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल कंसंट्रेशन टर्म होगा, या हमारे लिए ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो कि वो इट इज यूजफुल कंसंट्रेशन टर्म, मोर बेटर कंसंट्रेशन टर्म, अच्छा है वो। तो आपसे अगर मैं पूछूं बताइए कौन सा है? मास बाय मास वाला होना चाहिए या मास बाय वॉल्यूम वाला? सोचिए, 1 मिनट ले, सोचे इस बारे में, और फिर जल्दी से बताएं कि आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सा कंसंट्रेशन टर्म बेटर होना चाहिए।
तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से 90% बच्चों ने सही सोचा होगा कि जो कंसंट्रेशन टर्म बेटर है वो है मास बाय मास। क्यों? वाई? इट डजंट चेंज विथ टेम्परेचर। जबकि ये क्या होगा? वॉल्यूम फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो वॉल्यूम बढ़ेगा जनरली, और टेम्परेचर घटाओ तो वॉल्यूम घटेगा। तो वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, मतलब ये कंसंट्रेशन टर्म जो है चेंजेस विथ टेम्परेचर, चेंजेस विथ टेम्परेचर। तो अब सोचो कौन सा बेटर है भाई साहब? एक कंसंट्रेशन टर्म वो जो कि चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ, और एक कंसंट्रेशन टर्म वो जो कि कांस्टेंट है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ऑब्वियसली आप हमेशा ध्यान रखना कि बेटर वो होगा जो चेंज नहीं होता है। अगर वो चेंज हो रहा है तो मैंने कोई सोल्यूशन यहां बनाया, मान लो पटना में बनाया, दिल्ली में बनाया, और उसको बेचने अंटार्कटिका चला गया। अंटार्कटिका जाऊंगा, वहां टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। अब मैंने जो कंसंट्रेशन लिखा बेटा कहां के हिसाब से लिखा? पटना के हिसाब से लिखा। वहां टेम्परेचर कुछ और था, और वही चीज लेके मैं बेचने पहुंच गया कहां पे? अंटार्कटिका में। तो क्या हुआ? वहां टेम्परेचर अलग है। तो अगर आप मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म मेंशन करते हो तो क्या हो जाएगा? पटना में अलग वैल्यू, अंटार्कटिका में अलग वैल्यू। मतलब कि आपका सॉल्यूशन जो आप बेच रहे हो उसमें कंसंट्रेशन सही नहीं है और आपको पकड़ा जा सकता है। आजकल आपने देखा भी होगा कंज्यूमर कोर्ट में केस हो जाते हैं कि आपने उसमें सही इंफॉर्मेशन दिया है कि नहीं। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि बेटर कंसंट्रेशन टर्म हमेशा वो होगा जो कि कांस्टेंट रहे टेम्परेचर के साथ या फिर चेंज ना हो। क्लियर है ये बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन इसे हमें ध्यान रखना है। तो अब हम आते हैं वापस से मोलैरिटी के ऊपर। तो मोलैरिटी का डेफिनेशन मैंने आपको सिंपल बताया। डेफिनेशन क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसे हम मोलैरिटी बोलते हैं। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। तो अगर कोई तुम्हारे सामने ऐसे लिखे 3 मोलर HCl सॉल्यूशन, अगर कोई बोले भाई हमारे पास 3 मोलर HCl सॉल्यूशन है, अच्छा इसको पढ़ते कैसे? इसको ये पढ़ा जाता है 3 मोलर, तो इसको हम बोलेंगे 3 मोलर HCl सॉल्यूशन। अब 3 मोलर HCl सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? बहुत ही इजी है। डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि भाई ये बताता है कितने मोल्स हैं 1 लीटर में। तो अगर ये बोल रहा है 3 मोलर, तो सोचो क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 3 मोल सॉल्यूट होंगे कितने में? 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो यानी ये हमें बता रहा है 3 मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में जरूर रखें। तो एक ये हो गया डेफिनेशन का, और दूसरा तरीका आपने देख रखा है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। दूसरा तरीका है मैथमेटिकल फॉर्मूला, और वो तो बहुत ही सिंपल है। वो क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखेंगे किस में? लीटर में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखें, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मोस्टली हम एग्जाम में जो क्वेश्चंस गलत करते हैं बेटा, इट इज जस्ट बिकॉज वी नेग्लेक्ट यूनिट्स। हम लोग यूनिट्स पे ध्यान नहीं देते, और अगर हम यूनिट्स पे ध्यान देना चालू कर दें तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ऑलमोस्ट 30 से 40% जो गलतियां होती हैं क्वेश्चंस में, जिसको आप लोग सिली मिस्टेक बोलते हो, वो होना बंद हो जाएगा। तो मेरी क्लास में तो मैं हमेशा आपको यूनिट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देने बोलूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं इतने सालों से, 17-18 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, और इतने सालों में मैंने जो देखा है, जो फील किया है, वो यही है कि बच्चों को सीखने में या टॉपिक में दिक्कत नहीं होती, बच्चों को उनको अप्लाई करने में दिक्कत होती है। और अप्लाई करने में जो होता है वो बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही छोटी छोटी माइन्यूट चीजें, जिसको अपन नेग्लेक्ट कर दे, अरे ये तो हो ही जाएगा, अरे ये तो आता ही है। तो वैसी बातें यहां पर ना करें, पूरी चीजों को माइन्यूटली आप गौर करें और लिखें कॉपी में। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनिट। तो यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है? लीटर में। तो मैंने आपको बस 2 चीजें बताई, एक बताया डेफिनेशन, एक बताया फॉर्मूला। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जस्ट इतने 2 चीजों से ही कैसे अपन क्वेश्चंस को अप्रोच करें
और बनाएं। आगे और भी देखेंगे अपन, और भी कंसेप्ट्स हैं इसमें, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मतलब आप कह सकते हो 80-70% क्वेश्चन तो अपन इन्हीं दो चीजों से सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो क्योंकि आप लोग 11 से 12 जा रहे हो, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप यहां पे पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution। तो अब क्वेश्चंस को अप्रोच करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हम अंग्रेजी पढ़ने लगते हैं क्वेश्चन। अंग्रेजी मत पढ़ो, आप ये देखो कि क्वेश्चन में काम की चीज क्या दी है। तो यहां पे काम की चीज है पहली की मोलैरिटी निकालना है। तो पहले लिख लो उसका फॉर्मूला। मोलैरिटी यानी कैपिटल एम होता क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहां पे सॉल्यूट क्या है भाई साहब? NaOH बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस यूनिट में लेना है, जल्दी से बताइए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस यूनिट में होगा? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस यूनिट में होगा? लीटर में। तो यहां पर ये अपने पास डेफिनेशन आ गया। मतलब मुझे दो चीजें चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मुझे भी केवल दो चीजें चाहिए। एक है आपका मोल्स ऑफ NaOH और दूसरा है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ो, फिर अंग्रेजी इसको हटाओ। 4 ग्राम, अब क्या बोल रहा है? इट्स 4 ग्राम, यानी यहां पे हमें बोल रहा है कि मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू 4 ग्राम। अब तुम्हें मास बता दिया, लेकिन हमें मास नहीं चाहिए, हमें यहां पे चाहिए मोल्स। अब सबको पता है ये बात कि भाई साहब मोल्स कैसे निकालेंगे। तो मोल्स निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल, मास को डिवाइड कर दो किससे? जल्दी से बोलो, मोलर मास से। तो मोल्स ऑफ NaOH विल बी 4 ग्राम डिवाइडेड बाय, एक मिनट, हाँ, तो मोल्स ऑफ NaOH विल बी मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH। अब भाई साहब आता है मोलर मास NaOH का क्या होगा? तो आपको पता है NaOH अगर मैं देखूं तो ये किन से बना हुआ है? सोडियम एटम से, ऑक्सीजन एटम से और हाइड्रोजन एटम से। इन सब को अगर मैं जोड़ दूं, इन सब को अगर मैं जोड़ दूं तो आपको क्या मिल जाएगा? इसका मोलर मास मिल जाएगा। आप अगर इन सबको जोड़ देते हैं तो इनको आपको मोलर मास ऑफ NaOH मिल जाएगा। तो NaOH का मोलर मास अगर मुझे निकालना है तो वो क्या होगा? 23 एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। ये याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट 30 तो बिल्कुल याद होना चाहिए, और कुछ ऐसे कॉमन एलिमेंट जो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में मिलते हैं वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कुछ चीजें तो याद रखनी पड़ती हैं बेटा। तो यहां सबसे पहले इसका एटॉमिक मास होता है 23। ऑक्सीजन का कितना होता है भाई साहब? 16। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40। और मोलर मास किस यूनिट में होता है? ग्राम। तो मोलर मास इसका आ गया 40 ग्राम। मास दिया है 4 ग्राम, मोलर मास आ गया 40 ग्राम। तो लेट्स सी मोल्स ऑफ NaOH कितना आ गया? तो मोल्स ऑफ NaOH विल बी इक्वल टू 4 ग्राम डिवाइडेड बाय 40 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम गया और ये आ जाएगा आपका 0.1 मोल। यहां तक तो सबको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन किया। अब दूसरा चीज क्या चाहिए? तो हमारे पास एक चीज तो आ गया डेफिनेशन में या फॉर्मूले में कि मोल्स ऑफ NaOH कितना है। अब दूसरा मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आगे बढ़ो जरा, फिर से आगे अगर अपन बढ़ते हैं, इन एनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है यहां पे? हम उसमें 4 ग्राम NaOH मिला रहे हैं एनफ वाटर में, ताकि जो हमारा सॉल्यूशन बने वो 250 ml बने। तो यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आपको दे दिया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया 250 ml। लेकिन फिर से ध्यान दीजिए, इसलिए बोलता हूं यूनिट लिखा करें, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और गलतियां। तो यहां पर 250 ml मिलीलीटर में पता है, लेकिन चाहिए किस में? देखो यहां पे लीटर में। तो अब तुम सबको पता है भाई साहब कि मिलीलीटर को लीटर में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है? आप उसको 1000 से डिवाइड कर दें। तो 250 बाई 1000 ये हो गया लीटर में। अब इन दोनों, तुम्हारे पास मोल्स ऑफ NaOH आ गया, तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, बहुत ही आसान है। तो अब हम सीधे मोलैरिटी क्या लिख देंगे?
मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.1 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया 250 बाई 1000, तो 1000 ऊपर चला जाएगा और मोलैरिटी का सिंबल होगा m। तो यहां से आ जाएगा मोलैरिटी इक्वल टू 250 और 1000 अगर अपन कट करते हैं बेटा तो यहां 4 आ जाएगा, यानी ये आंसर हो जाएगा 0.4 मोलर। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 0.4 मोलर। तो आप इसको देखिए, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा यूज नहीं किया। आई यूज सिंपल डेफिनेशन, मैंने एकदम सिंपल डेफिनेशन यूज किया और उस डेफिनेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, या फॉर्मूला यूज किया और उस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो आपको भी यही करना है, बहुत सारा दिमाग में चीजों को भरना नहीं है, बेसिक बेसिक चीजों को ध्यान रखें और उन्हीं से क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करें। आप ये सोच रहे हैं कुछ लोग बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो चलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और भी क्वेश्चंस अपन देखते जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, फिर से मैं बोलूंगा सब लोगों को, मैं 1 मिनट दूंगा, आप पॉज करें वीडियो को और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। सब लोग इस क्वेश्चन को देखें और अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 149 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड is dissolved in 10 liter of an aqueous solution. Determine the molarity of the solution. तो हमें यहां पर मोलैरिटी बताना है। हमें क्या बताना है, मोलैरिटी। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं कि हम क्या कर लेंगे, फॉर्मूला लिख लेते हैं मोलैरिटी का। भाई साहब होता क्या है मोलैरिटी, सबसे आसान तरीका, पहले क्या करोगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखो। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी फिर से लिखेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहां सॉल्यूट कौन सा है बेटा, तो यहां पर KCl, पोटेशियम क्लोराइड जो है आपका वो सॉल्यूट है। तो मोल्स ऑफ KCl बाय, हमें नीचे क्या रखना है डिनोमिनेटर में, मैंने बोला एक को छोड़ करके, बाकी सारी जगह पे प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन होता है और वो कौन सा है जिसको छोड़ना है, मोलैलिटी को, स्मॉल m को। तो यहां पर आपका क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किस यूनिट में आएगा, लीटर में। अब जरा सा क्वेश्चन आगे पढ़ो, मोलैरिटी पूछा है तो मैंने पहले फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला लिखने के बाद अब मैं आगे क्वेश्चन पढ़ के देखूंगा क्या इसका इंफॉर्मेशन दिया है, क्या इसका इंफॉर्मेशन दिया है। तो जरा जल्दी से बताओ, क्या हमें मोल्स ऑफ KCl का इंफॉर्मेशन दिया है या नहीं, जल्दी जल्दी बताएं, क्या हमें मोल्स ऑफ KCl का इंफॉर्मेशन दिया है कि नहीं। अरे बिल्कुल दिया है भाई, ये जो मास दिया है वो तो मोल्स ही बताएगा। यानी हमारे पास मास ऑफ KCl दिया हुआ है 149 ग्राम। अब मुझे निकालना है मोल्स ऑफ KCl, तो फिर हम वही करेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KCl। अब आएगा कि KCl का मोलर मास निकाले कैसे, तो जैसे पिछली बार निकाला। तो KCl में देखो भैया, KCl में 2 एटम्स हैं, एक पोटेशियम और एक क्लोरीन। और आपके लिए देखिए क्वेश्चन को और आसान बना दिया गया, लेकिन मैं तो बोलूंगा आपको ध्यान में रखना है, आपको याद रखना है, आपको इस पे निर्भर नहीं करना कि दिया है या नहीं। 3 एलिमेंट तो सबको याद होने चाहिए, उनका एटॉमिक मास और मास नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ये सब कोई ध्यान में रहना चाहिए। तो यहां पे अगर हम देखें तो पोटेशियम एक एटम है बेटा, उसका मास हो जाएगा 39 इंटू 1। क्लोरीन भी एक एटम है, उसका मास हो जाएगा 35.5 इंटू 1, क्योंकि इन दोनों का एटॉमिक मास आपको या मास नंबर आपको दिया हुआ है। तो अगर हम दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 39 प्लस 35.5, यानी ये आ जाएगा अपने पास 74.5। और हमने पता है कि मास जो है वो किस में होता है, मोलर मास ग्राम में। मोलर मास किस यूनिट सिस्टम में होता है, ग्राम में। तो अपने पास ये है। अब मेरे पास मोलर मास भी आ गया, मुझे मास भी दिया है, सबसे पहले क्या निकाल लें, इक्वल टू 149 ग्राम डिवाइडेड बाय 74.5 ग्राम, और अपने पास आ जाएगा 2 मोल्स। यानी हमारे पास 2 मोल KCl है, यानी एक तो हमारे फॉर्मूले में से एक पार्ट तो हमें पता चल गया कि मोल्स ऑफ KCl कितना है, यानी दूसरा पार्ट मुझे पता लगाना है कि भाई साहब इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है। तो वो तो क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, इज डिसॉल्व्ड इन 10 लीटर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन।
यानी इसका मतलब क्या हुआ, 10 लीटर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन में आपने इसको डिसॉल्व किया था, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो आपको डायरेक्टली इसमें बता रहा है, इट इज 10 लीटर्स। तो अब यहां पे आप दोनों रख दो, मोल्स ऑफ KCl 2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 10, और ये सिंबल M, तो आंसर हो जाएगा 0.2 मोलर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 0.2 मोलर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको बस चीजों को क्या ध्यान रखना है कि उसका डेफिनेशन क्या है और फॉर्मूला क्या है। 5 या 6 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, इन पांचों छहों का आपको डेफिनेशन और फॉर्मूला अगर पता है तो अपन देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बनाए जा सकते। और ऑलमोस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी 11th में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू मोलैरिटी मोलैलिटी हैं वो सब अपन यहां पे डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा टफ भी लगेगा, अभी ये तो आसान लग रहा है, कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे भी होंगे जो टफ लगे, तो उनको देखिए, अप्रोच सीखिए कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, और फिर एक बार प्रैक्टिस करो। पहली बार में नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, फिर से देखो, लेकिन तब तक नहीं उठना है जब तक खुद से ना बने। बस ये अपने अंदर पेशेंस कंसिस्टेंसी ले आओ कि मुझे तब तक पढ़ना है, तब तक उस पर ट्राई करना है जब तक मैं सीख ना जाऊं, तो आपको कोई पीछे छोड़ नहीं सकता। तो फिर से बोल रहा हूं, बेसिक चीजों से अपन करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, और बेसिक क्वेश्चन से टफ क्वेश्चन की तरफ भी जाएंगे, एडवांस के क्वेश्चन भी देखेंगे कि एडवांस में क्वेश्चन भी इस पे आए हैं तो कैसे बनाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, पहली बार में ना बने तो आप अपने आप को जज घोषित ना कर दें कि हाँ भाई मुझे नहीं आता है, ऐसा नहीं, हम सीख रहे हैं। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में करेंगे, वीडियो को हम रिपीट करके देखेंगे, लेकिन देखेंगे कि अप्रोच कैसे किया जा रहा है सवाल को। चलो भाई अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अब ये 3 पार्ट है क्वेश्चन के। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द फॉलोइंग। फिर से वही है, पॉज कर लो वीडियो को और सब लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए एक बार बनाने का। तो एक एक करके अपन देखेंगे, ये 3 पार्ट में है तो मैं इसको 3 पार्ट में कर देता हूं ताकि अपने लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। हाँ चलो भाई, तो क्या है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ फॉलोइंग। तो हम यहां पे सबसे पहला वाला पार्ट देखते हैं, ए पार्ट। सबसे पहला वाला पार्ट देखते हैं, ए पार्ट। तो 0.74 ग्राम ऑफ CaOH होल ट्वाइस इन 5 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अब तुम्हें यहां पे ए पार्ट को अगर अपन सॉल्व करें तो मोलैरिटी ऑफ CaOH होल ट्वाइस हमें लिखना है। फिर से वही करेंगे, पहला काम क्या करना है, सबसे पहले तो यहां पे फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां पे सॉल्यूट कौन है, CaOH होल ट्वाइस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और फिर से ध्यान रखें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस यूनिट में होना चाहिए, लीटर में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस यूनिट में होना चाहिए, लीटर में। तो अब तुम्हें देखना है कि इस क्वेश्चन में मुझे क्या क्या बताया है। अब देखो तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, मोल्स बताने का तरीका इन तीनों क्वेश्चन में मास ही रखा है। तो अब सीधे सीधे अपन क्या करें, मोल्स ऑफ CaOH होल ट्वाइस लिख सकते हैं मास ऑफ CaOH होल ट्वाइस डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मोलर मास निकालना है तो पहले CaOH होल ट्वाइस का मोलर मास निकाल लो। अब सबको पता होना चाहिए कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है। व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, याद रखें, कैल्शियम का एटॉमिक मास हो जाता है बेटा 40, और कितना एटम है, एक। तो 40 इंटू 1 ये मास हो गया कैल्शियम की वजह से, प्लस कितने ऑक्सीजन एटम है CaOH होल ट्वाइस में, तो OH होल ट्वाइस मतलब 2 ऑक्सीजन एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम है। तो 2 ऑक्सीजन एटम है और एक का मास कितना होता है बेटा, 16। तो 16 इंटू 2 ऑक्सीजन की वजह से मास हो गया। अब इसके अलावा आपको और क्या दिख रहा है, इसके अलावा आपको और दिख रहा है यहां पे कौन, हाइड्रोजन। वो भी कितना एटम है, 2, और एक का मास कितना होता है, 1। तो इसकी वजह से मास कितना हो गया, 1 इंटू 2। और ये सारे किस यूनिट में आएंगे, ग्राम में। तो अब जोड़ो जरा सा इसको, कितने हो गए, 40 प्लस 32 72 प्लस 2 74 ग्राम।
यानी बहुत ही सिंपल है, यहां पे मोलर मास इसका आ गया 74 ग्राम। अब 74 ग्राम आ गया तो अब हम निकाल सकते हैं। तो मोल्स ऑफ CaOH होल ट्वाइस विल बी मास ऑफ CaOH होल ट्वाइस, जो कि हमें क्वेश्चन में बताया है 0.74 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास विच इज 74 ग्राम। यानी अगर अपन देखें तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, 74, ये 74 नीचे आ जाएगा 100, यानी कितना मोल हो गया बेटा, 1/100 मोल। तो अपने पास आ गया 1/100 मोल्स ऑफ CaOH होल ट्वाइस। तो CaOH होल ट्वाइस का मोल्स हमें पता चल गया। दूसरा हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किस यूनिट में चाहिए, लीटर में। किस में दिया है भाई साहब, ml में। तो यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हमें केवल यहां पे ml से लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आप निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया 5 ml डिवाइडेड बाय, अब ml को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 5 को डिवाइड कर देते हैं 1000 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में। तो हमारे पास अब मोल्स भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, यानी अब सीधे फॉर्मूले में डालो, आंसर बताओ। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, मोल्स ऑफ NaOH हो गया बेटा 1/100, वॉल्यूम हो गया 5/1000। अब तुम्हें पता है 100 और ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 10/5 यानी आ जाएगा 2 मोलर। 2 मोलर इसका मतलब क्या हुआ, 2 मोल CaOH होल ट्वाइस इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो आप देख लो, इतना सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इतने सिंपल तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये चीजें अगर आप दिमाग में रखोगे तो बहुत ही आसान होगा क्वेश्चन सॉल्व करना, और अगर इनको आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा आपको। तो कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंपल तरीके से पढ़ना है, कुछ बेसिक सी चीजें याद रखनी है, और उन बेसिक सी चीजों को हमेशा यूज करना है जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, और मैं चाहूंगा कि सब लोग अपनी कॉपी में अगले क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। इसी तरीके से इसको सॉल्व करें एक बार। सेकंड वाले क्वेश्चन को पॉज करके कर लें, क्योंकि यहां पर मैं डायरेक्टली करता जाऊंगा, तो आप अपने सिस्टम पे पॉज कर ले वीडियो को और इसको अटेम्प्ट करें। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है भाई साहब, अगले क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, तो अगले क्वेश्चन में अपने पास है मोलैरिटी ऑफ HCl। फिर से हम अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो मोलैरिटी ऑफ HCl कितना होगा, मोल्स ऑफ HCl बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस यूनिट में, लीटर में होगा। यानी हमें फिर से यहां मोलैरिटी अगर निकालनी है तो दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, एक तो मोल्स ऑफ HCl पता होना चाहिए और एक हमें पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब जरा देखो, मोल्स ऑफ HCl के लिए फिर से यहां पे क्या दिया हुआ है बेटा, मास ऑफ HCl दिया हुआ है। तो आप बताइए मोल्स ऑफ HCl हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ HCl, ये लिखा जा सकता है। अब क्वेश्चन में हमें मास ऑफ HCl कितना दिया हुआ है, 3.65 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ HCl कितना होगा। फिर से वही सिंपल सा तरीका, HCl है तो HCl में क्या क्या प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन एटम, उसकी वजह से मास हो गया 1:1, और एक है आपका क्लोरीन एटम, उसकी वजह से मास हो गया 1:35.5, यानी ये मास आ गया 36.5। मोलर मास किस यूनिट में होता है, ग्राम में। तो मोलर मास ऑफ HCl है 36.5 ग्राम। मोलर मास ऑफ HCl कितना है, 36.5 ग्राम। तो हम यहां पे इसको डिवाइड कर देते हैं 36.5 ग्राम से, इससे ये कैंसिल हुआ और अपने पास आ गया 1/10 मोल। तो एक चीज हमारे पास आ गया, मोल्स ऑफ HCl हमारे पास आ चुका है। अब हमें दूसरी चीज क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जल्दी से सोचो, वो तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, कितना, 200 ml ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में हमें चाहिए,
यहां दिया है ml में, यानी इसको हम लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे लीटर में, यानी आ जाएगा 2/10 लीटर या 1/5 लीटर। तो आपके पास मोल्स आ गया, आपके पास वॉल्यूम आ गया, जस्ट इस फॉर्मूले में रखो वैल्यू और आंसर निकाल लो। तो यहां हो गया 1/10 अपॉन 1/5, 5 ऊपर जाएगा 10 नीचे आएगा, 0.5 मोलर, यानी इसका मतलब क्या हुआ 0.5 मोल HCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 0.5 मोलर का मतलब हुआ 0.5 मोल HCl प्रेजेंट होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में। बहुत ही सिंपल तरीके से अपन क्वेश्चंस देख रहे हैं, एक बार फिर से देखें। और तीसरे क्वेश्चन को तो बहुत ही आसान है, एक बार सब लोग अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करें। तो सिंपल, मैंने फिर आपको जितने भी प्रॉब्लम्स अभी तक हमने किए हैं सब में मैंने एक ही चीज बताया है, फॉर्मूले से करना। डेफिनेशन में बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में, जब हम लोग डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे जिसमें डेफिनेशन का यूज होता है। बाकी अभी तो आप देखो मोर और लेस सारे क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर सकते हैं किस चीज का यूज करके, फॉर्मूले का। सिंपल, मोलैरिटी के केस में क्या था फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अब ये सवाल तो बोनस सवाल है, ये तो सबसे बनना चाहिए, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये तो डायरेक्टली कर देते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली मोल्स बता दिया, डायरेक्टली वॉल्यूम बता दिया। आपको मोल्स पता है, वॉल्यूम चाहिए किस में, लीटर में। केवल वॉल्यूम को आपको ml से लीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे अगर हम लिखें मोलैरिटी ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2SO4 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस यूनिट सिस्टम में, लीटर में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस यूनिट सिस्टम में बेटा, लीटर में। ध्यान रखेंगे, बार बार बोल रहा हूं। तो अगर हम फिर से देखें यहां पे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है 500 ml, लीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 500 बाय 1000 लीटर, यानी हो जाएगा 1/2 लीटर। यानी अपने पास हो गया मोल्स ऑफ H2SO4 क्वेश्चन में दिया है 1/10 अपॉन 1/2 और सिंबल हुआ मोलैरिटी का कैपिटल M, तो ये हो गया 2/10 या 0.2 मोलर। मतलब क्या हुआ इसका, बार बार मैं लिख रहा हूं, आपको भी ध्यान में रखना है ये बात। 0.2 मोलर का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या बोलता है, मोलैरिटी आपको बताता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 0.2 मोलर का मतलब क्या हुआ, 0.2 मोल H2SO4 इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 0.2 मोल H2SO4 इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो इसका मतलब भी, डेफिनेशन भी दिमाग में रखेंगे क्योंकि आगे चल के डेफिनेशन भी काम आएगा। तो फॉर्मूला और डेफिनेशन, यही दो बेसिस पे अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस मैंने अभी कराए हैं सबको, और इन क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हो भी तो बेटा प्लीज इसको रिपीट करके फिर से देखें और इन क्वेश्चंस को जरूर अपनी कॉपी में अटेम्प्ट करें और लिखें। लिखने की आदत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि केवल देखने से या केवल मेरे को देखो कि मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, इससे आपकी तैयारी नहीं होगी। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखो कि आपके पास कॉपी होना चाहिए, पेन होना चाहिए, और आप लगातार मेरे साथ उन सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में सॉल्व करते रहोगे, तभी जाके सीखो। और कोई तरीका नहीं होता। तो चित्रहार ना बनाएं, इसको जो है पूरी पूरी जैसे आप क्लास में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो उसी तरीके से कॉपी में अभी भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। और मैंने बोला बहुत ही आसान सा तरीका है, क्वेश्चन आए वीडियो पॉज कर दो और उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और फिर आगे देखो क्या तुम्हारा सॉल्यूशन सही है या सॉल्यूशन में कुछ दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अब पानी पी पी के अपन बड़े हुए हैं बेटा, तो पानी की तो प्रॉपर्टीज अपने को पता होनी चाहिए। तो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ वाटर। अब यहां पे एक मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं। वाटर एक लिक्विड है, वाटर क्या है, एक लिक्विड। तो किसी भी लिक्विड की मोलैरिटी अगर आपको निकालनी है तो आप सीधे लिख सकते हो 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड
डिवाइडेड बाय मोलर मास। और ये हमेशा ध्यान रखना कि ये जो डेंसिटी है, फिर से बोल रहा हूं, यूनिट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय मोलर मास, और जो डेंसिटी का यूनिट होना चाहिए वो यूनिट होना चाहिए ग्राम पर एमएल में। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और यही बन जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय मोलर मास, अगर डेंसिटी का यूनिट क्या दे दिए, ग्राम पर लीटर में। तो ये दो चीजें अपने दिमाग में रखें कि अगर हमें किसी भी लिक्विड की मोलैरिटी को निकालनी है तो हम डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं 1000 इंटू डेंसिटी बाई मोलर मास, जहां डेंसिटी का यूनिट क्या होना चाहिए बेटा, बोलो, ग्राम पर एमएल में। और या फिर हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाई मोलर मास, और वो क्या होता है, इसमें डेंसिटी किस में होनी चाहिए, ग्राम पर लीटर में। तो ये अपने दिमाग में रखें अपन। अब आ जाओ मोलैरिटी पे। तो मोलैरिटी अगर हम वाटर का निकालना चाहते हैं तो वाटर का फॉर्मूला आपको पता है H2O, यानी इसका मोलर मास भी आपको पता है 2 इंटू 1 हाइड्रोजन की वजह से, 1 इंटू 2 हाइड्रोजन की वजह से, 16 इंटू 1 ऑक्सीजन की वजह से, यानी इसका मोलर मास हो गया 18 ग्राम। कितना मोलर मास हुआ बेटा, 18 ग्राम। तो मोलर मास अपने पास आ गया। अब डेंसिटी ऑफ वाटर कौन बताएगा मुझे, जल्दी से सोचो और बताओ, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर। और नहीं याद है तो अभी पानी पानी जो है उसको हाथ जोड़ करके माफी मांगिए कि आपकी डेंसिटी भी नहीं पता और हम लगातार पिए जा रहे हैं गर्मी में। मुझे लगता है सबको पता होगा, एवरी वन ऑफ यू नो। क्या है भाई, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। अब तुम इस फॉर्मूले को लगा दो, आंसर आ जाएगा। मोलैरिटी ऑफ H2O विल बी, क्योंकि ग्राम पर ml में बेटा तो कौन सा होगा यूज, 1000 वाला, तो 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 बाय मोलर मास 18, और सिंबल ऑफ मोलैरिटी क्या होगा, कैपिटल M। यानी इसको सॉल्व करके निकालें तो 1000 बाई 18 को अपन लिख सकते हैं 55.55 मोलर। अब फिर से इसका मतलब क्या हुआ, मैं हर जगह पे मतलब लिख रहा हूं, डेफिनेशन वो ध्यान रखना, क्योंकि मैंने बोला आगे चल के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो फॉर्मूला नहीं डेफिनेशन से बनेंगे। और दो ही चीजें ध्यान रखनी है, फिर से बार बार मैं इस चीज पे एम्फोसाइज कर रहा हूं, आप भी जब प्रैक्टिस करें तो इन दो चीजों को दिमाग में रखें कि दो तरीके से अपन देख रहे हैं, एक डेफिनेशन और एक फॉर्मूला। तो हमने फॉर्मूले से निकाल लिया। अब इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या बताता है, इसका मतलब बताता है कि 55.55 मोल्स ऑफ H2O इन 1 लीटर H2O। क्योंकि H2O की बात करें तो सॉल्यूट भी H2O, सॉल्वेंट भी H2O, क्योंकि वो अकेला लिक्विड है तो लिक्विड के केस में उसी को सॉल्यूट उसी को सॉल्वेंट मानते हैं, यानी उसी का मोल्स उसी के 1 लीटर में बताते हैं अगर हम किसी लिक्विड की मोलैरिटी बता रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि कंसंट्रेशन टर्म तो सॉल्यूट के लिए बताते हैं, पर लिक्विड के केस में एक स्पेशल तरीका यूज किया गया है, एक स्पेशल तरीका डिफाइन किया गया है कि उनकी मोलैरिटी उन्हीं के मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट आप बता देते हो। तो H2O के 1 लीटर में उसके कितने मोल्स हैं वो उसकी मोलैरिटी होगी। अगर कोई और लेते हो, मान लो आप लेते हो C2H5OH इथेनॉल, तो उसके 1 लीटर में उसके कितने मोल्स हैं वो उसकी मोलैरिटी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल, आपको क्लियर है इसमें कि फिर से ध्यान रखिएगा यूनिट का, 1000 इंटू डेंसिटी बाय मोलर मास कब होता है, जब डेंसिटी ग्राम पर ml में हो, और डेंसिटी बाय मोलर मास कब होगा, जब डेंसिटी ग्राम पर लीटर में हो। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होने वाला है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल दिमाग में रखें। और ये वैल्यू अगर याद हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात है, क्योंकि डेली अपने को पानी तो पीना ही है, तो जब भी पानी पिए याद रखें, बोल दें एक बार कि वाह इसकी मोलैरिटी जो है 55.55 है या 1000 बाई 18। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, अब हम देखते हैं कि और किन किन टाइप के क्वेश्चंस में हम इन कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज करते हैं। तो जरा क्वेश्चन सब लोग पढ़े मेरे साथ। फाइंड द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर HCl सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 0.4 मोलर 40 ml NaOH सॉल्यूशन। यानी हमको जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो ये बोल रहा है
कि भाई साहब आपके पास 0.2 मोलर HCl का सॉल्यूशन है और इसका कितना वॉल्यूम चाहिए, तो हम मान लेते हैं VmL। अब तुम बोलोगे ml क्यों माना सर आपने, तो मैंने ml इसलिए माना क्योंकि ये वाला वॉल्यूम भी ml में दिया है, तो मैंने इसको ml मान लिया। मुझे भी पता है कि अगर वो ml में है तो लगभग ये भी ml में ही आएगा, क्योंकि मोलैरिटी इनके सेम ही, लगभग एक ही डेसिमल पॉइंट पे 0.2 0.4, तो इसे मैंने इसको ml में माना। आप लीटर में मान लो, आंसर वही आएगा। उसको आप वापस ml में कन्वर्ट करोगे तो आंसर वही आ जाएगा। तो जनरली हम देख रहे हैं कि ये एक ml में है तो दूसरा भी ml में आएगा, तो मैंने उसको अज्यूम कर लिया कि वो VmL हमें चाहिए। अभी सॉल्व करना है, अभी मैंने अज्यूम किया है, तो अज्यूम किया VmL चाहिए, और किसके साथ रिएक्ट करने वाला है बेटा, 0.4 मोलर NaOH के साथ रिएक्ट करने वाला है, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 40 ml। अब भाई साहब पहला चीज तो ये समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है यहां पे, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो यहां पे बहुत ही सिंपल सा काम हो रहा है। यहां पे रिएक्शन होगा एसिड और बेस का, और ये रिएक्शन अगर आप लिखें तो रिएक्शन क्या होगा, HCl प्लस NaOH गिव्स यू NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। तो अब आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में बैलेंस्ड है या नहीं, तो हम यहां पे थोड़ा सा बैलेंस्ड इक्वेशन एनालिसिस देख रहे हैं। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है भाई साहब, बिल्कुल बैलेंस्ड है, यहां पे तो सब कुछ बैलेंस्ड है। तो अगर बैलेंस्ड रिएक्शन है तो हम क्या लिखते थे, मोल्स ऑफ HCl बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ HCl 1 should be equal to moles of NaOH by stoichiometry of NaOH which is 1। यानी हम मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री जो हमने बैलेंस्ड इक्वेशन में पढ़ा हुआ है पहले से, वो अगर हम यूज करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि मोल्स ऑफ HCl by 1 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH by 1। बहुत ही सिंपल सा तरीका और समझ लो, अगर इसका 1 मोल है तो इसका भी कितना चाहिए, 1 मोल, मतलब जितना मोल HCl का होगा उतना ही मोल्स NaOH का होना चाहिए फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ताकि सारे H प्लस और OH माइनस आपस में कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर लें। इसके लिए ये दोनों मोल्स बराबर होने चाहिए। अब तुम देखो जरा सा, वापस हम चलते हैं और एक चीज आपको लिखवाता हूं, फिर से फॉर्मूले पे आओ। मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। यानी इसी को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूं तो आप बताइए क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बताओ जल्दी से, कुछ नहीं किया, फॉर्मूला ही था, उसमें जस्ट मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर करने से हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल जाता है। और यही चीज अगर आप मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml से मल्टीप्लाई करते हो, तो यहां पे मोल्स की जगह, जैसे लीटर से मिलीलीटर के, तो मोल्स भी कहां चला जाएगा, जल्दी से बताओ। अगर आपने लीटर की जगह मिलीलीटर लिया तो जो मोल्स है, लीटर और मिलीलीटर में क्या होता है, 10 की पावर -3, तो जो मोल्स है वो भी अब क्या कहलाएगा, मिली मोल्स। तो ये हमें मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट देता है। तो ये दो चीजें ध्यान रखें, अगले क्वेश्चन में अपन इसी का यूज करेंगे। तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर हमें मोल्स बताता है, और अगर यही चीज हम मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml कर दें तो वो हमें क्या बताता है बेटा, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब जरा वापस क्वेश्चन पे चलो, आ जाओ। तो भाई यहां पे अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा मिली मोल ऑफ HCl कितने के बराबर। अब क्योंकि क्वेश्चन में मिनिमम वॉल्यूम पूछा था, अब कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा, सोच रहे होंगे वो, अरे भाई इन्होंने स्टार्टिंग में ही VmL क्यों मान लिया। तो बेटा ये 8वीं 7वीं में आपको पढ़ाया गया, जो चीज पूछा जाए आप उसको वेरिएबल मान लो और एक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो। यहां पे भी अपन वही कर रहे हैं कि हमसे पूछा है मिनिमम वॉल्यूम, तो हम पहले मान लेते हैं कि हमें कितना चाहिए, VmL, और फिर हम एक इक्वेशन बनाएंगे और V का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले मिलीमोल ऑफ HCl अगर आप देखो तो कितना हो जाएगा बेटा,
क्योंकि लिखा मिलीमोल, फिर से ध्यान रखना क्योंकि वॉल्यूम एमएल में है, लीटर में होता तो यही चीज क्या कहलाता, मोल्स, लेकिन एमएल में है तो ये चीज क्या कहलाएगा, मिलीमोल। तो मिलीमोल ऑफ HCl कितना हो गया बेटा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन एमएल, यानी 0.2V मिलीमोल। और यूनिट लिखें, मैं बार बार बता रहा हूं यूनिट लिखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके केस में लिखोगे तो मिलीमोल ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू 40 यानी 16 मिलीमोल। तो अब हमारे पास है कि HCl का है 0.2V मिलीमोल और NaOH का जो है वो है 16 मिलीमोल। तो अब तुम रिलेशन देखो स्टोइकियोमेट्री का, रिएक्शन से जो आया था वो क्या बता रहा है कि मोल्स ऑफ HCl शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। यानी अब तुम्हें क्या करना है, जो भी मिलीमोल HCl का आया और जो भी मिलीमोल NaOH का आया उन दोनों को आपको बराबर कर देना है, उन दोनों को आपको बराबर कर देना है। जो भी मिलीमोल HCl का आया, जो भी मिलीमोल NaOH का आया, उन दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो अब आप लिखो, तो मिलीमोल ऑफ HCl should be equal to मिलीमोल ऑफ NaOH, यानी हम लिख सकते हैं 0.2V इक्वल टू 16, मिलीमोल मिलीमोल कैंसिल हो जाएगा, यानी V इज इक्वल टू 16 बाई 0.2 और ये वॉल्यूम आएगा किसमें, ml में, यानी ये हो जाएगा 160 बाई 2 यानी 80 ml। तो दिस विल बी द आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा, 80 ml विल बी द आंसर। देख लीजिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, हम धीरे धीरे स्टार्ट हमने जहां से किया था अब हम उसको धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहां पे आपको क्वेश्चंस में ध्यान रखना है सिंपल सा, और मैं फिर से बार बार बोलूंगा आप सबको, एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि कॉपी में आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। देख करके अगर आप सीखने की कोशिश करोगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो जो भी आप देख रहे हो उसको पॉज करके वीडियो एक बार खुद से भी ट्राई करें, तभी आगे बढ़ें, तभी इस लेक्चर का कंप्लीट यूटिलिटी आपके लिए निकल कर आएगा। तो इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से हमने क्या किया, बस अब दो चीजों को मिक्स किया। हमने अब एक बैलेंस्ड इक्वेशन एनालिसिस, जो हम बैलेंस्ड इक्वेशन एनालिसिस पढ़ते हैं, बहुत पहले से पढ़ते हैं और 11th में इंपॉर्टेंट भी होगा, आप पढ़ोगे मूल कंसेप्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी था 11th में। तो बैलेंस्ड इक्वेशन यूज किया, उससे हमें क्या पता चल गया कि अगर इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल कंज्यूम होगा, यानी जितना HCl का मोल्स है उतना ही NaOH का कंज्यूम होगा। यानी अगर हमें किसी भी एक का इंफॉर्मेशन दिया है तो हम दूसरे का निकाल सकते हैं। तो ये हमें बैलेंस्ड इक्वेशन ने बता दिया कि मोल्स ऑफ HCl शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH। अब हम मोल्स ऑफ HCl के लिए हमने क्या किया, हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा भाई हमसे वॉल्यूम पूछा है तो हमने उसको VmL मान लिया, और हमें मोलैरिटी बताया हुआ है तो 0.2 मोलर दिया हुआ है। अब आप सिंपली क्या करो, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml कर देंगे, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml करते ही आपको क्या मिल जाएगा, मिलीमोल्स ऑफ HCl। और इधर भी हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम इन ml दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml कर देंगे तो यहां पर अपने को क्या मिल गया, 16 मिलीमोल। और सीधे क्या करना है, दोनों के मोल्स बराबर, तो यहां पे अपन ने क्या कर दिया, HCl का मिलीमोल बराबर NaOH का मिलीमोल, यानी 0.2V बराबर 16, यानी V बराबर 16 बाई 0.2 यानी 80 ml। फिर से सॉल्व जरूर करें क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज बेसिकली मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा बेटा, जिनमें अपन थोड़ा थोड़ा फंसते थे या जहां पे अपन बहुत सारी फॉर्मूला याद करने की कोशिश करते थे, लेकिन उन सब की जरूरत नहीं है। वही दिखाने के लिए आपको मैं ये सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं। सब लोग करें इस क्वेश्चन को, ट्राई करें, पॉज करके वीडियो जरूर ट्राई करें इन क्वेश्चन को। CaCO3 रिएक्ट्स विथ aqueous HCl टू गिव CaCl2 एंड CO2, यानी आपको क्वेश्चन में बैलेंस्ड इक्वेशन दिया हुआ है। अगर आप देखें तो दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन, जो कि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया हुआ है। अब यहां पे आपको देखना है कि हमें और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ये तो हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, हाउ मच मास ऑफ CaCO3,
यानी CaCO3 का कितना मास हमें चाहिए होगा, इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 100 ml 0.5 मोलर, कैपिटल एम है बेटा, 0.5 मोलर HCl, 100 ml 0.5 मोलर HCl के साथ कितना CaCO3 रिएक्ट करेगा। तो अब बताओ, सिंपल सा चीज, 3 स्टेप्स। बैलेंस्ड इक्वेशन का यूज क्या हुआ भाई साहब? बैलेंस्ड इक्वेशन का यूज हो गया कि हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ CaCO3 बाय 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ HCl बाय 2। तो मोल्स ऑफ CaCO3 अपॉन 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ HCl बाय 2, यानी 1:2 रेशियो में ये रिएक्ट करने वाले हैं। तो जितना भी मोल CaCO3 का आप लोगे उसका आधा मोल्स HCl का चाहिए, या जितना भी मोल्स HCl का लोगे उसका डबल मोल्स आपको, या जितना भी मोल CaCO3 का लोगे उसका डबल आपको HCl चाहिए। वही है, 1:2 है बेटा। तो जितना CaCO3 लोगे उसका डबल आपको HCl चाहिए, और जितना भी HCl लोगे उसका आधा आपको CaCO3 चाहिए। तो ये मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री आपको यही बताता है। अब तुम देखो क्वेश्चन में कि हमें CaCO3 के बारे में पूछा है, यानी हम पहले फोकस करें मोल्स ऑफ HCl, और क्या पूछा है? मास। तो पहले मान लो मास ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CaCO3। अब मोलर मास ऑफ CaCO3 क्या हो जाएगा भाई साहब? तो फिर से लिखते हैं, कैल्शियम का मास 40, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन 3 एटम है तो 3 इंटू 16, यह आपका आ गया 100 ग्राम। यानी हम इसको लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ CaCO3 को लिखा जा सकता है मास डिवाइडेड बाय 100, और ये मास किस में होना चाहिए? ग्राम में, तभी ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, यूनिट्स पे ध्यान दे, यूनिट कभी भी नेग्लेक्ट ना करें। तो मोल्स ऑफ CaCO3 क्या लिख सकते हैं मास के टर्म्स में? अब तुम्हें दिख रहा है, इसको केवल इसके बराबर करना है। तो अब मोल्स ऑफ HCl के लिए क्या दिया हुआ है हमें? मोल्स ऑफ HCl के लिए हमें दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है और मोलैरिटी दिया हुआ है। तो मोल्स निकालना है, फिर से ध्यान रखना, यहां पे आपने क्या निकाला है? मोल्स। तो यहां पे अगर मैं ml से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मिलीमोल होगा। तो मोल बराबर मिलीमोल नहीं कर सकते। अगर एक तरफ आपने मोल लिया है तो दूसरी तरफ भी आपको मोल्स ही लेना है, या तो आप इस तरफ मिलीमोल लो तो इस तरफ भी मिलीमोल लो। तो यहां पे हमने मोल्स लिया है तो यहां पे भी हमें मोल्स ही रखना है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। अब मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई करना है, यानी यहां पे हो जाएगा मोलैरिटी अपने पास दिया हुआ है 0.5 इंटू वॉल्यूम इन लीटर करेंगे तो 100 अपॉन ml में है बेटा, तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो 100/1000, यानी 100 से 1000 गया तो 10 नीचे बच गया, यानी 0.05 मोल्स। अब इन दोनों को बराबर कर दें। तो एक तरफ है मोल्स ऑफ CaCO3 जिसको हमने मास के टर्म्स में लिखा m/100 अपॉन 1, और ये मास होगा ग्राम में, इक्वल टू दूसरी तरफ है मोल्स ऑफ HCl जिसको हमने लिखा 0.05 बाई 2। दैट एम्प्लॉयज m इज इक्वल टू, ये 100 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0.05 इंटू 100/2, यानी ये हो जाएगा 5/2, यानी ये हो जाएगा 2.5 ग्राम। देख लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। फिर से आपको एक एक कंसेप्ट देखो, डिफिकल्ट क्वेश्चन तो होता ही नहीं है। पहली बात, एक से ज्यादा कंसेप्ट होते हैं, उसी में अपन क्या करते हैं, उसको डिफिकल्ट मान लेते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन इज नेवर डिफिकल्ट। तो आप हर स्टेप को देखें कि हमने बैलेंस्ड इक्वेशन का क्या यूज लिया, हमने मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया था उसका क्या यूज लिया, मास पूछा था तो उससे हम मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका हमने क्या यूज लिया। तो अप्रोच टुवर्ड्स द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जो अगली चीज है कि आपको दिमाग में रखना तो पड़ेगा ही कि डेफिनेशन क्या है या फॉर्मूला क्या है, और इन्हीं दो तरीके से अपन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, सब लोग इसको पढ़ें और फिर से पॉज करके आप लोग पहले इसको ट्राई करें, तभी यहां पर देखें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मेरे ख्याल से आप सबने ट्राई कर लिया होगा। तो वो Na2CO3 प्लस 2HCl गिव्स यू 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। अब ये ध्यान रखना, यहां पे एक कंसेप्ट आया तो बता दूं मैं, इसी को अपन कार्बोनिक एसिड बोलते हैं।
जैसे ही आप थोड़ा भी प्रेशर कम करोगे, H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड है वो CO2 और पानी में अलग अलग हो जाएगा, यानी CO2 उसमें से बाहर निकल जाएगा और नीचे केवल पानी बच जाएगा। तो लो प्रेशर पे CO2 और H2 अलग अलग होते हैं, हाई प्रेशर रखोगे तो हो सकता है वो कुछ फॉर्म H2CO3 के फॉर्म में भी रहता है। तो CO2 प्लस वाटर इज नथिंग बट कार्बोनिक एसिड। यही अपन कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, अगर आपने देखा होगा कि उसको ढक्कन खोल के छोड़ दो तो मजा नहीं आता पीने में। क्यों नहीं आता भाई? क्योंकि उसमें से CO2 सारा उड़ चुका है, और ढक्कन खोलने से क्या होता है बेटा? प्रेशर कम। ढक्कन खोलने से क्या होगा? प्रेशर कम होगा। तो CO2 प्लस H2O इज नथिंग बट कार्बोनिक एसिड। अब यहां पे पूछ रहा है हमसे मोल्स ऑफ NaCl फॉर्म्ड व्हेन 10.6 ग्राम of Na2CO3 is mixed with 100 ml of 0.5 molar HCl solution। अब इस क्वेश्चन को अपन बड़े आराम से करेंगे, एक एक पार्ट में करेंगे, 3 पार्ट है तो 3 में करते हैं। चलिए पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं। अब पहले वाले पार्ट में हमसे पूछा है मोल्स ऑफ NaCl फॉर्म। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखेंगे, इस इक्वेशन में अगर अपन देखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ Na2CO3 कंज्यूम्ड बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ HCl कंज्यूम्ड बाय 2, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री, इक्वल टू मोल्स ऑफ NaCl। प्रोडक्ट बनता है बेटा रिएक्शन में, तो मोल्स ऑफ NaCl फॉर्म्ड बाय 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड बाय 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O फॉर्म्ड बाय 1। तो ये हम मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री का रिलेशन लिख सकते हैं इस बैलेंस्ड इक्वेशन से। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि भैया हमें बताओ NaCl कितना बनेगा जब 10.6 ग्राम Na2CO3 और 100 ml 0.5 मोलर HCl को मिक्स किया गया। तो बेटा यहां पे आप याद करो, जब भी आपको क्या मिल जाए? एक से ज्यादा रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन, तो इसमें इस रिलेशन में मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री में हम किसके मोल्स को यूज करेंगे? हमारे पास दो दो इंफॉर्मेशन है अगर आप देखें कायदे से। एक है 10.6 ग्राम Na2CO3, इससे भी मोल्स Na2CO3 का पता चल जाएगा, तो Na2CO3 का मोल्स पता चला तो NaCl भी आ जाएगा। और दूसरा हमें दिया है वॉल्यूम और मोलैरिटी HCl का, जिससे HCl का मोल्स पता चल गया तो HCl का भी मोल्स पता चल गया तो उससे भी NaCl आ जाएगा। यानी यहां पर कुछ गड़बड़ है, NaCl के दो मोल्स तो हो नहीं सकते एक ही रिएक्शन में बनने वाले। यानी यहां पे क्या गड़बड़ है? तो आपको क्या ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन में बेटा एक से ज्यादा रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन दिया हो, whenever in question more than one reactant information is given, आपको एक से ज्यादा रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन दिया हो, तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्या कंसेप्ट? लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां पे हमें किसके बारे में सोचना है? लिमिटिंग रिएजेंट। यानी लिमिटिंग रिएजेंट हम यहां पे निकालेंगे, तो मैं लिख देता हूं रिएक्शन को इधर, Na2CO3 plus 2HCl gives you 2NaCl plus CO2 plus H2O। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए आपको दो चीजें ध्यान रखनी होती है, मोल्स और स्टोइकियोमेट्री। तो यहां पे हमें मोल्स चाहिए और स्टोइकियोमेट्री चाहिए। तो Na2CO3 के मोल्स के लिए अगर अपन देखें तो हमें दिया है 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3, यानी इसका दिया है 10.6 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब Na2CO3 के मोलर मास से डिवाइड कर दे मास को तो मोल्स मिल जाएगा। अब जरा जल्दी से सोचो, मोलर मास Na2CO3 का कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू 23 46 प्लस 60, तो ये आप निकाल लीजिएगा। अब इतने सारे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं इंडिविजुअल एटम्स के एटॉमिक मासेस को ऐड करके। तो ये आपका आ जाएगा 106 ग्राम, यानी ये आ गया 0.1 मोल। और स्टोइकियोमेट्री क्या है इसका? 1। और तीसरा पॉइंट हमें निकालना होता है मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री, तो ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 1, तो ये आ गया 0.1। अगले पे आ जाओ, 100 ml 0.5 मोलर HCl। तो यहां पे फिर से ध्यान रखना कि अगर एक को मोल्स रखा है बेटा तो दूसरे को भी मोल्स ही में रखेंगे, मिली मोल्स में नहीं। तो ml को लीटर में कन्वर्ट जरूर करेंगे क्योंकि यहां पे हमने मोल्स निकाला था। तो HCl के लिए हो जाएगा मोलैरिटी 0.5 इंटू वॉल्यूम इन लीटर, तो 100/1000
यानी ये हो जाएगा 10 0.05 मोल, और स्टोइकियोमेट्री है इसका 2, तो ये हो जाएगा 0.05/2। तो अब तुमको डायरेक्टली दिख रहा है कि हमारे पास मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री एक रिएक्टेंट का आ रहा है 0.1 और दूसरे रिएक्टेंट का आ रहा है 0.05/2, यानी ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है स्टोइकियोमेट्री से और ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है स्टोइकियोमेट्री से। तो घर में आपके पास 10 कप दूध है। कितने कप दूध है? 10। और 10 कप दूध है लेकिन चीनी एक ही चम्मच है। अब बिना शुगर वाले चाय की बात नहीं कर रहा मैं अपने चाय की बात कर रहा हूं जिसमें 1 चम्मच चीनी तो जानी चाहिए 1 कप में। तो मुझे चाय पीनी है और दिन भर में मुझे पीनी है चाय। अब एक ही बार में 10 तो नहीं पी सकता, तो दिन भर में मुझे चाय पीनी है, लेकिन चीनी 1 चम्मच, दूध 10 कप। मैं कितना भी चाह लूं, कितना चाय पी पाऊंगा? 1 कप। यानी चीनी कम थी तो चाय किससे डिसाइड हुआ? चीनी से। तो हमेशा ध्यान रखना, दूध तो ज्यादा था तो उससे तो हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि चाय उसके चक्कर में नहीं बनेगी। चाय तो किसके चक्कर में नहीं बनेगी? चीनी खत्म हो जाएगा तो लिमिटिंग रिएजेंट ही होता है। तो यहां पे चीनी लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब हुआ जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो स्टोइकियोमेट्री से। अमाउंट मतलब ऐसे सिंपली मत कंपेयर कर देना, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में। तो मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री आपको वो बताता है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो से, उसको आप लिमिटिंग रीजन बोलोगे। और बाकी सभी चीजें ध्यान रखना कि जो भी हम इस रिलेशन में यूज करने वाले थे, पहले तो जब एक दिया था, जब एक ही का इंफॉर्मेशन था बेटा, तो हम एक ही के बारे में सोच रहे थे, हमको सोचने की जरूरत ही नहीं थी। अब जब 2 रिएक्टेंट दिया तो हमें दिक्कत आने लगी कि भैया यहां पे 2-2 ठो मोल्स है, तो कहीं पर भी हम रख सकते हैं और दोनों में 2-2 आंसर आ जाएंगे। तो इसी वजह से मैं बता रहा हूं, जब भी 2 रिएक्टेंट हो तभी ये सोचना, जब भी 2 रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन हो। अभी तक जितने क्वेश्चंस किए एक ही रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन, तो जब भी 2 रिएक्टेंट के इंफॉर्मेशन हो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि दिस इज क्वेश्चन ऑफ एलआर। पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट, उसके बाद ही हम उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलो, अब लिमिटिंग रिएजेंट मुझे पता चल गया कौन है। अब तुम्हें क्या ध्यान रखना है, एक लिख दे रहा हूं, ये आपने पढ़ा है पहले, फिर से लिख दे रहा हूं। मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड या मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज ऑलवेज इक्वल टू मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्री LR into stoichiometry of reactant, और इसको लिख सकते हो मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री ऑफ LR into stoichiometry ऑफ प्रोडक्ट। तो इसको आप डायरेक्टली ये आराम से लिख सकते हो। तो अब तुम्हें यहां पे पूछा क्या है क्वेश्चन में, जरा जल्दी चलते हैं पीछे। हमसे पूछा है मोल्स ऑफ NaCl फॉर्म, तो आ जाओ भैया, हमें निकालना है मोल्स ऑफ NaCl फॉर्म। तो इस फॉर्मूले में लिखो मोल्स ऑफ NaCl फॉर्म्ड। अब जल्दी से बताओ किसके बराबर होगा? मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री ऑफ LR जो आप निकाल चुके हैं 0.05/2 इनटू स्टोइकियोमेट्री किसका, जिसका आप निकाल रहे हो, यानी NaCl का। तो प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्री NaCl का कितना है? 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 0.05 मोल NaCl विल बी फॉर्म्ड। इसको बढ़िया से देखे बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिकॉज मोल कंसेप्ट में ये भी एक पार्ट है लिमिटिंग रिएजेंट वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ही इजी भी है, सिंपल तरीका आपको बता दिया। पहले मोल्स निकालो, अगर जब कब करना है पहले ये ध्यान रखना, कब सोचेंगे, रैंडमली हमेशा नहीं सोचना है। कब सोचना है? केवल तब जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन हो क्वेश्चन में। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि दिस इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, पहले हमें यहाँ पे LR निकालना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होगा, और उसके मोल से हम बाकी सारे कैलकुलेशंस करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का सब लोग फिर से अटेम्प्ट करें पॉज करके। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन इन द सॉल्यूशन आफ्टर द रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और इसके आंसर को सब लोग
तो या ये क्वेश्चन नहीं, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट्स में उसके आंसर को बताना, और मैं देखूंगा बेटा, आई विल रीड द कमेंट्स और मैं देखूंगा कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। अब इसमें पूछ रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन इन द सॉल्यूशन आफ्टर द रिएक्शन। अब जब रिएक्शन हो गया तो आपको बताना है कि सबके कितने कितने कंसंट्रेशन इसमें प्रेजेंट होंगे, सारे आयंस के कितने कंसंट्रेशन प्रेजेंट हैं इसमें। चलो तो पहला चीज इसमें फिर से वही है, हमारे पास रिएक्शन है Na2CO3 प्लस 2HCl gives you 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब सबसे पहली चीज तो तुम्हें पता कर लेना है आयंस किन में है। तो ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स है जिनमें से ये लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट तो जीरो बचेगा, ये हम निकाल चुके हैं बेटा पिछले क्वेश्चन में। लिमिटिंग रिएजेंट तो उसी को कहते हैं जो बचेगा नहीं। यानी आयंस कौन से प्रेजेंट होने वाले हैं सवाल में आपको पता है, Na2CO3 जब टूटेगा तो आपको देगा Na प्लस और CO3 2 माइनस, और मतलब एक से दो यूनिट Na प्लस का और एक CO3 2 माइनस का, और NaCl भी इलेक्ट्रोलाइट है, जब ये टूटेगा तो आपको देगा Na प्लस और Cl माइनस। यानी तुम्हें सिंपली क्या करना है, Na प्लस है तो आपको कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस अगर लिखना है तो हो जाएगा मोल्स ऑफ Na प्लस बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और अगर मुझे लिखना है कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस तो हो जाएगा मोल्स ऑफ Cl माइनस बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और अगर मुझे लिखना है कंसंट्रेशन ऑफ CO3 2 माइनस तो वो हो जाएगा मोल्स ऑफ CO3 2 माइनस बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब तुम्हें देखना है कि भाई मोल्स ऑफ Na प्लस कितना है, मोल्स ऑफ Cl माइनस कितना है, और मोल्स ऑफ CO3 2 माइनस कितना है। तो अब जरा सा इस पार्ट में यहां देखो, ये तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। NaCl का कितना मोल बना हमने निकाल लिया, ये बना 0.05 मोल। और अगर मैं बात करूं, क्योंकि Na2CO3 भी चाहिए, देख लो यहां पे ये भी इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, तो Na2CO3 का भी मोल्स चाहिए होगा क्योंकि ये पूरा कंज्यूम नहीं हुआ है, और ये पूरा कंज्यूम नहीं हुआ है यानी ये बचा होगा। तो मोल्स ऑफ Na2CO3 जो बचा होगा लेफ्ट, वो कितना बचा होगा, जितना आपने इनिशियली लिया माइनस जितना रिएक्ट किया। इनिशियली हमने कितना लिया 0.1 मोल, और रिएक्ट कितना किया बेटा, तो तुम्हें पता है रिएक्ट के लिए क्या करो, LR के मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री इनटू स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट। तो LR का मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री कितना है 0.05 बाई 2 इंटू स्टोइकियोमेट्री इसका कितना है 1, यानी ये हो जाएगा 0.025, यानी 100 माइनस तो ये हो जाएगा 0.075 मोल। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। तो Na2CO3 का मोल जो बचा वो 0.075 है। कैसे, फिर से ध्यान रखना, शुरू में आपने लिया 0.1 मोल, लेकिन ये ज्यादा अमाउंट में था तो ये पूरा कंज्यूम नहीं हुआ। कंज्यूम पूरा कौन हुआ, HCl, तो वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। यानी ये कंज्यूम भी जो हुआ होगा किसके हिसाब से हुआ होगा, HCl के हिसाब से, LR के हिसाब से। तो ये वाला हमें आ गया रिएक्टेड मोल्स, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री ऑफ LR इनटू स्टोइकियोमेट्री ऑफ Na2CO3, तो 0.05 बाई 2 इंटू 1, और शुरू में कितना मोल्स लिया था बेटा वो हमने निकाल रखा है 0.1, तो हमारे पास इसका मोल्स आ गया 0.075, इसका आ गया 0.075 और इसका बना है 0.05। अब बताओ इसके एक यूनिट से इसका 2 यूनिट मिलने वाला है, तो अगर इसका 0.075 मोल है तो ये डबल मिलेगा, यानी ये कितना हो जाएगा बेटा 0.15 मोल यहां पे Na प्लस, और ये उतना ही मिलने वाला है तो ये हो जाएगा 0.075 मोल। यहां तक कोई डाउट नहीं है, 0.075 मोल। अब इसमें आ जाओ, इसमें जितना NaCl है उतना ही Na प्लस मिलने वाला है, यानी 0.05 मोल NaCl है। तो अभी इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं NaCl का मोल्स की बात कर रहा हूं, ये 2 रिएक्शन के लिए, तो इससे मल्टीप्लाई करने लगा।
NaCl का मोल 0.05 है और एक यूनिट में एक Na+ है, तो यानी जितना NaCl उतना ही Na+, जितना NaCl उतना ही Cl-। अब तुम्हारे पास मोल्स ऑफ Na+ तो टोटल आ गया, वहां पे 0.15, यहां पे 0.05 यानी 0.2। अब वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाओ, क्या दिया है भैया क्वेश्चन में, मोल्स ऑफ NaCl फॉर्म्ड व्हेन 10.6 ग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो आपको बोल रहा है 100 ml। हमेशा ध्यान रखना बेटा कि अगर आप सॉलिड सॉल्यूट मिलाते हो, जैसे यहाँ Na2CO3 इज अ सॉल्ट, एक सॉलिड है, तो सॉलिड सॉल्यूट को मिलाने पर आप ये मान सकते हो कि वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। तो सॉल्यूशन का जितना वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम मानेंगे, तो 100 ml बोला है उतना ही मानेंगे, यानी हम यहाँ पे 100 ml, तो लीटर में रखना है, तो 100 ml को लिख सकते हैं 100/1000, 1000 ऊपर चला जाएगा, या सिंपली मैं लिख देता हूं 100 ml को 0.1 लीटर। तो 0.1 लीटर यानी ये आ जाएगा 2 मोलर। अब इसका अगर मैं देखूं Cl- का, तो Cl- कितना है 0.05 डिवाइडेड बाई 0.1 लीटर, तो इसका आ जाएगा 0.5 मोलर। और अगर मैं CO3 का लिखूं तो उसका कितना है 0.075 बाई 0.1 लीटर, यानी इसका आ जाएगा 0.75 मोलर। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, अगर अपन सिंपली इनको अटेम्प्ट करें, और अगर हम कॉम्प्लिकेट करेंगे बेटा तो यही आपको बहुत टफ क्वेश्चन लगेगा, IIT एडवांस का क्वेश्चन लगेगा, जबकि ये सिंपल बेसिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट में आपसे बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेटेड। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना लिबरेट होगा ये आपसे थर्ड पार्ट में बोल रहा है। तो फिर से अगर हम देखें बेटा, तो हम इसको निकाल सकते हैं उसी फॉर्मूले से जो हमने पहले देखा। CO2 कितना बनेगा, तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड कितना होगा, मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड कितना आएगा बताइए जल्दी से, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री ऑफ Lr, तो लिमिटिंग रिएजेंट ये है, उसका मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री ले लो 0.05/2 इनटू स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, तो यहां प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्री 1 है, यानी ये आ गया 0.05/2 मोल्स। इतने मोल CO2 के बने होंगे। अब क्वेश्चन पूछा क्या है ये जरा देख लो, वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेटेड एट STP। आप सबको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इज मोल्स ऑफ गैस इंटू 22.4 लीटर, यानी वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड एट STP विल बी मोल्स ऑफ CO2, जो कि अपने पास आया कितना 0.05/2, 0.05/2 इंटू 22.4 लीटर, यानी हो जाएगा 211.2, तो 5/100 इंटू 11.2 लीटर, यानी ये हो जाएगा 56/100 लीटर, यानी 0.56 लीटर। तो ये तीसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा 0.56 लीटर। तो बहुत ही सिंपल से टेक्निक से अपन ने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है आज, तो इसको अपन ध्यान रखें, और आज मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। इन सारे क्वेश्चंस को बेटा आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, मतलब केवल देखोगे तो मैं फिर से बता रहा हूं नहीं होगा, ये पहले भी आप कर चुके हो, तो अब दोबारा ये ना करें। और मैंने ये कोशिश की है कि विदाउट मच मच इंफॉर्मेशन हम सिंपल बेसिक डेफिनेशन से कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, कैसे क्वेश्चंस को बनाएं। तो बेसिकली इस जो पूरे सेतु कोर्स का आप कह सकते हो मोटिव है कि उन सारे बच्चों को जो अभी 12th में जा रहे हैं, जिनका 11th अब खत्म हो चुका है और अब वो सेशन भी स्टार्ट हो गया होगा मोस्टली उनके डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जहां भी वो पढ़ रहे होंगे 12th का, तो आपको कुछ चीजें 11th की बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो ध्यान में रखोगे तो 12th की जर्नी बहुत स्मूथ होगी। तो इन सारे टॉपिक्स को जो अपन यहाँ पे कराने वाले हैं, वेदर इट इज मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप उनको ध्यान से करें और ये ध्यान रखें कि उनको प्रैक्टिस करें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वॉचिंग ना करें। तो अगर तुम इन क्वेश्चंस को लिख करके प्रैक्टिस करते हो तो आई कैन प्रॉमिस यू कि तुम्हारा 12th में जो पोर्शंस में बच्चे बोलते हैं मेरा बैकलॉग है, इस वजह से मेरा छूट गया है, वो सारे परेशानियां आपको नहीं होंगी। और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर हमने सपने बड़े देखे हैं, अगर हमने सपने बड़े देखे हैं
तो मेहनत भी हमें ही करना पड़ेगा उन सपनों को पूरा करने के लिए। यानी अगर तुम्हें बड़ा आईआईटीएन बनना है, अगर तुम्हें बड़ा डॉक्टर बनना है, अगर तुम्हें बड़ा साइंटिस्ट बनना है, तो भाई साहब उस बड़े बनने का जो जर्नी है वो आज तुम्हारे मेहनत से ही स्टार्ट होगा। आज जितना मेहनत आप करिएगा उतना आगे आप बढ़िएगा। और एक और चीज, आपको खुद को जज नहीं करना है। आप सीखने के लिए आए हो, आप सीख कर नहीं आए हो। दोनों में अंतर है। तो सवाल ना बने तो तुम सोचना ये सवाल मुझे सिखा के जाएगा, रैदर देन कि हम अपनी ईगो पे ले रहे हैं कि भैया मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। अरे भैया आता होता तो यहां आने की जरूरत क्या है। तो आप सीखने के लिए आए हैं, और सीखने का सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अपने आप को जज नहीं करना और अपना समय देना, और पेशेंटली जिस भी चीज में अपन लगे हुए हैं उसको धैर्य से करते रहना। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज सेशन, एंड नेक्स्ट सेशन विल कंटिन्यू टुमारो, मोस्ट प्रोबेबली कल ही होगा अपना अगला सेशन, और उसमें आगे के टॉपिक्स अपन करेंगे। तो दीज आर द वेरियस चैनल्स ऑफ आवर ग्रुप, तो आप इन पे सब्सक्राइब कर सकते हो। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और प्लीज प्रैक्टिस करें, और आपके जो भी आंसर, जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर को भी आप बता सकते हैं, रादर मैंने बता ही दिया है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आपको मिलता है जो कि आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, पुट इट ऑन द कमेंट बॉक्स, हम लोग देखेंगे एंड विल गेट बैक टू यू देयर। चलिए, धन्यवाद।